एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। बंगाल पर पूरा कंट्रोल करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ की तरफ रुख किया और साउथ में उस समय 3 मेजर पावर्स थे, मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर में हैदर अली। मैसूर के जो शासक थे उनको हटाने के बाद हैदर अली वहाँ के शासक बने थे और वो काफ़ी अच्छे डिप्लोमेट थे, शासक भी बहुत अच्छे थे। मैसूर और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में 4 युद्ध लड़े गए 1767 से 1799 के बीच में। पहला जो युद्ध लड़ा गया वो वॉरेन हेस्टिंग्स जब कमांडर थे ब्रिटिश फोर्सेस के, तब लड़ा गया, जिसमें हैदर अली जीत गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि की। इस संधि के अनुसार इस संधि की शर्त थी कि दोनों ही लोग, ब्रिटिश और हैदर अली, एक दूसरे के युद्ध में पकड़े हुए कैदियों को वापस करेंगे और एक दूसरे के जीते गए इलाके भी वापस करेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे जब कोई तीसरा आक्रमण करेगा तब। लेकिन इस संधि की शर्तों को ब्रिटिशर्स ने कभी नहीं माना, उन्होंने संधि तोड़ दी। जिसके कारण ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें फ्रेंच कंपनी ने हैदर अली की हेल्प की, क्योंकि फ्रेंच कंपनी वैसे भी राइवल थी ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने हैदर अली की सहायता की। हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने जंग जारी रखी और कुछ समय के बाद एक शांति समझौता हुआ ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में। टीपू कभी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी और टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी इकट्ठी करनी शुरू की। तो जब ब्रिटिशर्स को पता चला तो उन्होंने तीसरे युद्ध की घोषणा की, जिसमें निज़ाम और मराठाओं ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। टीपू को अकेले युद्ध लड़ना पड़ा, वो हार गए और संधि के अनुसार उन्हें अपनी रियासत का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा ब्रिटिशर्स को सौंपना पड़ा। टीपू अगेन ट्राइड टू एस्टैब्लिश हिज पावर, उन्होंने फिर से अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपने राजदूत अरेबिया भेजे, काबुल भेजे और यूरोप में भी कई जगह भेजे हेल्प मांगने के लिए। उस समय गवर्नर जनरल थे इंग्लिश कंपनी के लॉर्ड वेलेस्ली। इन अकॉर्डेंस टू हिज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ही डिक्लेयर्ड द 4th एंग्लो मैसूर वॉर। और क्योंकि वो ब्रिटिश कंपनी का शासन फैलाना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे, उन्होंने चौथे युद्ध की घोषणा कर दी ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में। टीपू वॉज बिसीज्ड इन हिज कैपिटल, जिसमें युद्ध के अंतिम दौर में टीपू अपने राजधानी में फंस गए और वहाँ पर उन्होंने शहादत दी और इस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। मैसूर पर भी कब्जा हो गया। अब वहाँ पर केवल एक मराठे ही जो थे वो ब्रिटिशर्स के सामने बचे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई जो कि तीसरी लड़ाई जो 1761 में लड़ी गई थी, उसमें मराठा पावर काफ़ी हद तक उसको नुकसान हुआ था और मराठा जो रूलर थे माधव राव, उनकी मृत्यु के बाद रघुनाथ राव ने सिंहासन संभाला। लेकिन नाना फडणवीस और जो दूसरे मराठा शासक थे जैसे भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, जैसे सिंधिया ग्वालियर के थे और होलकर इंदौर के थे, गायकवाड़ भोसले नागपुर साइड के थे, इन्होंने रघुनाथ राव का साथ नहीं दिया
इसके कारण रघुनाथ राव को ब्रिटिशर्स के साथ संधि करनी पड़ी उनका हेल्प लेने के लिए, और इस प्रकार ब्रिटिशर्स को मराठा की राजनीति में दखल देने का मौका मिल गया। 1775 में पहली एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो लड़ी गई, जो कि करीब करीब लगातार चलती रही, रुक रुक के 20 सालों तक, और कुछ सालों तक चलती रही, और अगले कुछ 20 सालों के लिए वहाँ पर शांति स्थापित हुई। दूसरी जो एंग्लो मराठा वॉर थी ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में, वो लॉर्ड वेलेस्ली के जब वो गवर्नर जनरल थे तब लड़ी गई। उस समय जो मराठा रूलर थे वो बाजीराव पेशवा सेकंड थे, जो कि पहले ही ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि कर चुके थे, जिसके कारण उनको ब्रिटिशर्स की काफ़ी शर्तों को मानना पड़ा था। और जो दूसरे मराठा सरदार थे जैसे भोंसले, सिंधिया, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था 1803 में अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए, लेकिन वो लोग अलग अलग लड़े इसलिए हार गए। सिंधिया और भोंसले इकट्ठे होकर वो नहीं लड़े और उन्होंने अलग अलग ब्रिटिशर्स के साथ संधि कर ली। शुरू में होलकर्स इन सबसे अपने आप को दूर रखना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें भी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करनी पड़ी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, जिसमें उनकी मदद राजस्थान के भारतपुर ने की, लेकिन वो भी हार गए ब्रिटिशर्स से। ये तीनों अलग अलग लड़े थे इसलिए हारे। तो ब्रिटिश फोर्सेस ने होलकर्स को तो हरा दिया, लेकिन भारतपुर पर वो कब्जा नहीं कर पाए, इसलिए भारतपुर के शासक के साथ उन्होंने एक संधि कर ली। और तीसरा और अंतिम युद्ध जो ब्रिटिश और मराठा के बीच में हुआ वो फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। उस समय ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1817 और 1818 2 साल ये युद्ध चला। The Peshwas had already signed subsidiary alliance with the British, but in 1817 the British President started putting pressure on the Peshwas to sign a new subsidiary alliance. पेशवा लोगों ने पहले ही सब्सिडरी अलायंस समझौते पर साइन कर दिए थे, लेकिन दोबारा से ब्रिटिश लोग उन पर दबाव बनाने लगे कि एक नया समझौता किया जाए, जिससे बाजीराव पेशवा जो थे वो काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। द भोंसले एंड होलकर ऑल्सो डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। भोंसले और होलकर ने फिर से युद्ध छेड़ दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द ब्रिटिश डिफीटेड द होलकर्स, द भोंसलेज एंड द पेशवाज इन सेपरेट वॉर्स। लेकिन इन लोगों ने अलग अलग लड़ाई की, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इनको आसानी से हरा दिया। पेशवाओं को हराने के बाद उनकी राज्य का एक बड़ा पोर्शन शिवाजी के वंशज उनको दिया गया सतारा में, और बाकी का जो पोर्शन बचा वो ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। जो दूसरे मराठा चीफ्स थे जैसे भोंसले, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, ये सब लोग ब्रिटिश के अंडर में उनके कंट्रोल में काम करने लगे। और इस प्रकार मराठाओं को 3 युद्धों में अलग अलग हराने के बाद ब्रिटिश बिकेम अ पैरामाउंट पावर इन इंडिया। ब्रिटिशर्स भारत में एक लौती पावर बनकर उभरे सामने आए। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जब इंडिया के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने कोशिश की कि इंडिया के जितने भी अलग अलग स्टेट्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश रूल के अंडर में ले आया जाए, जिसके लिए उन्होंने कई स्टेट्स के साथ युद्ध भी किया, कई को समझौता संधि के जरिए अपने में मिला लिया। मैसूर और मराठा को वो मिला चुके थे, युद्ध करके जीत कर मिलाया था इनको। तो इनकी जो नीति थी, इनकी जो पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस, उसका मतलब ये था, उसकी पहली शर्त ये थी कि जिस इंडियन स्टेट को ब्रिटिश आर्मी की ज़रूरत होगी वो स्टेट का रूलर अपने स्टेट में ब्रिटिश आर्मी को रखेगा, एक जगह देगा और उनका खर्चा भी वही उठाएगा, और उनको एक फिक्स्ड अमाउंट भी देगा और उनको एक जगह भी देगा अपने राज्य में। और उस स्टेट का रूलर अपने दरबार में, अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश ऑफिसर भी रखेगा
ताकि वो उस स्टेट की राजनीति में दखल दे सके। ये चीज़ हमारे यहाँ पर इंडियन स्टेट्स को शुरू में लगा कि ब्रिटिशर्स हमारी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। राजनीति में दखल देके एक स्टेट में अपनी सेना परमानेंट जमा करके उन्होंने कई राज्यों को अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। हैदराबाद, अवध ऐसे कई इम्पोर्टेंट जगह थी जो कि सब्सिडरी अलायंस के ज़रिए ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली गई। पेशवा 1803 में और उनके बाद सिंधिया और भोसले, इनका भी जो राज्य था वो ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। उनके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बने, इन्होंने नेपाल के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और सुगोली की संधि की। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद हमारे यहाँ पर जो गवर्नर जनरल आए, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का एक नया तरीका निकाला। इन्होंने नई पॉलिसी लेकर आए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के अनुसार यदि किसी इंडियन स्टेट के रूलर का खुद का कोई पुत्र नहीं होता था राजा बनाने के लिए उसके बाद, तो वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता था, और उस राजा की मृत्यु होने के बाद उसका राज्य अपने आप ब्रिटिश एम्पायर में शामिल हो जाता था। ये कहलाता था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके ज़रिए भी बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिए और उनका इस प्रकार से विस्तार हुआ। तो मुख्य कारण, कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस, भारत में ब्रिटिशर्स को इतनी सक्सेस मिली उसका सब कुछ इम्पॉर्टेंट कारण है, और कुछ इम्पॉर्टेंट युद्ध भी हैं, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद कुछ ऐसे भी कारण रहे कि हमारी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन जो हमारे यहाँ की थी वो उनके लिए सूटेबल थी। हमारे यहाँ के राजा आपस में लड़ते थे, अपनी आर्मी पर उनका कोई ध्यान नहीं था, जबकि ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी वो ट्रेंड थी, उनके हथियार हल्के थे, यूज़ करने में आसानी थी। और हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे स्टेट्स के रूलर थे वो लग्जरी में इन्वॉल्व रहते थे, नेशनल स्पिरिट की कमी थी सब में, वो केवल अपना राज्य बचाना चाहते थे, पूरे देश की उनको चिंता नहीं थी। फिर इन सब चीज़ों का पूरा एडवांटेज लिया ब्रिटिश कंपनी ने, और हमारे यहाँ के इंडियन किंग्स और नवाब के बीच की जो गलतफहमी थी उसको इन्होंने पूरा कैश किया, उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एक की सहायता की, उसकी सहायता से दूसरे को हराया, बाद में दोनों पर कब्जा कर लिया। तो ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी ये इनकी यहाँ पर काम कर गई, जिसके कारण, और हमारे यहाँ की कमजोरी, इनके यहाँ की खूबी नहीं कहना चाहिए, ये हमारे यहाँ की कमजोरी थी, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इतने समय तक शासन किया या हमें अपना उपनिवेश बनाकर रखा। द इंग्लिश ऑल्सो हैड कैनन्स विच हेल्प्ड अ लॉट इन देयर सक्सेस। यहाँ बुक में आपको ये भी लिखा है कि उनके पास तोपें भी थी जो उस समय यहाँ पर इंडिया में काफ़ी राजाओं के पास नहीं थी, उसके कारण भी इनको युद्ध में जीत मिलती थी। और हमारे यहाँ की जो वीक पॉलिटिक्स थी उसके कारण इनको सक्सेस मिली। ये कुछ मेन कारण थे जिसके कारण ब्रिटिशर्स को सक्सेस मिली। अपनी संप्रभुता भारत में स्थापित करने के बाद भी जब वो लोग यहाँ के लोगों को परेशान करने लगे तो पहला फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में स्टार्ट हुआ था, जिसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो पहला फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में चालू हुआ, लेकिन हमें पूरी स्वतंत्रता आप जानते ही हैं कि 1947 में हमें मिली। तो करीब 200 साल तक उन्होंने यहाँ व्यापार किया ब्रिटिशर्स ने, जो कि हमारी वीकनेस थी उसके कारण।